नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज प्लॉट के विशेष कार्यक्रम द पॉलिटिकल प्लॉट में। वैसे तो हम यह वीडियो द पॉलिटिकल प्लॉट सीरीज में ही बना रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के तहत हम वैसे किसी भी मुद्दे या विषय के बारे में बात नहीं करेंगे जिसपे हम द पॉलिटिकल प्लॉट में नियमित रूप से चर्चा करते हैं। हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अपील करना मात्र है। हालांकि इससे पहले कि हम उस मुद्दे पे जाएं, उस अपील पे जाएं, हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देना चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में हमारा रिसर्च कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने चैट जीपीटी के माध्यम से पता लगाया है, नीतीश कुमार पूरी दुनिया के ऐसे पहले शख्स हैं जिसने किसी देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में एक ही पद के लिए लगभग 10 बार शपथ ली। हालांकि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में मान्यता देता है या नहीं देता है वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए हर बिहारवासी को नीतीश कुमार पे गर्व तो जरूर हो रहा होगा। व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो मुझे भी नीतीश कुमार की उस उपलब्धि से उतनी ही खुशी है जितनी कि बिहार के किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य नेता को हो सकती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबी अवधि तक शासन करने वाले ये रिकॉर्ड जनरली ऐसे नेताओं या शासकों द्वारा बनाए जाते हैं जो स्वभाव से तानाशाह हो या जिनके अंदर थोड़ी सी क्रूरता भरी हो, लेकिन नीतीश तो सादगी की प्रतिमूर्ति हैं और इसी कारण से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोकतंत्र की धरती बिहार में कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है जिसने पूरी सादगी और गरिमा के साथ शासन करते हुए इतना लंबा शासन काल अपना पूरा किया है और अभी भी आगे इस धरती की और सेवा करना चाह रहे हैं। और इसी कारण से नीतीश का 10वीं बार शपथ लेना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसकी हम सबको सराहना करनी ही चाहिए। अब बात करें नीतीश कुमार की, तो उनके साथ मेरा रिश्ता हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा है और उन्होंने कभी भी मेरी किसी भी मांग को खारिज नहीं किया है। हालांकि सीधी तौर पे मैंने उनसे कभी भी कोई मांग नहीं की है, लेकिन जब भी किसी विशेष काम के लिए मैंने उनके ऑफिस को ईमेल किया है या फोन के द्वारा संपर्क किया है, उन्होंने तत्काल उसके प्रति प्रतिक्रिया दी है और 24 से 36 घंटों के अंदर जवाब आ जाता था और मुझे बता दिया जाता था कि आपका ये काम कब तक पूरा हो जा पाएगा। मुझे अभी भी याद है कि आज से करीब 8-10 साल से पहले जब मेरे गांव में बिजली नहीं आती थी, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को एक लेटर लिख के पूछा था कि बिजली कब तक आएगी, कुछ तो जवाब दीजिए, आपके नेता कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन उसके 24 घंटे बाद ही तत्कालीन ऊर्जा मंत्री विजेंद्र चौधरी के पीए का फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि सर 1 साल का समय दीजिए, अगर आपके गांव में बिजली नहीं आई तो फिर आपको जो भी कदम उठाना हो उठाइएगा, जिस तरह के भी लेख लिखने हो लिखिएगा। और 1 साल से पहले ही मेरे गांव में बिजली आ गई। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मैंने नीतीश कुमार जी से जब भी संपर्क किया मेरा काम हो गया या उसके कब तक हो जाए इसकी सूचना मुझे दी गई। हालांकि यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं था जो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से करवाने की कोशिश की या अपना कोई व्यक्तिगत हित साधने की कोशिश की। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे आप अपना व्यक्तिगत काम करवा सके और मैं भी ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए मैं किसी नेता का उपयोग करूं। इसीलिए हम दोनों के बीच जो संपर्क है एक प्लेटोनिक सा संपर्क है और ये हमेशा काम करता है। और इसी कारण से मेरी थोड़ी लालच भी बढ़ गई है। हूं तो मैं भी इंसान ही और मेरी लालच भी थोड़ी सी बढ़ गई है और ये दिल मांगे मोड़ के तहत इस बार मैं नीतीश जी से एक नहीं 2 मांग करना चाहता हूं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया। अब मैं इस बार जो नीतीश जी से 2 मांगे कर रहा हूं उसमें से पहला एक तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और इसको मानने में उनको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। मैं नीतीश जी से यह मांग कर रहा हूं कि वो बिहार को एक नया गृह मंत्री दे। वैसे तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अलग से गृह मंत्री बनाने का कोई प्रावधान नहीं है और जहां भी सत्तारूढ़ दल का जो नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो विभाग अपने पास ही रखता है। लेकिन इसी कारण से ये राज्य बीमारू राज्य भी कहे जाते हैं। विकसित राज्य चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो या आंध्र प्रदेश हो, उन सब में अलग से गृह मंत्रालय बनाने और एक अलग गृह मंत्री रखने का प्रावधान है। और यही कारण है कि उन राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति बीमारी राज्यों से काफी अच्छी होती है। मगर हाल फिलहाल में महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इस परंपरा को बंद कर दिया है। हालांकि यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है और अच्छे राज्यों के लिए उदाहरण पेश नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो विकास की सीढ़ी के पायदान चढ़ रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उन्होंने नया गृह मंत्री नियुक्त किया है, अलग से गृह मंत्रालय बनाया है और अब उनके राज्य की कानून व्यवस्था सुधर रही है और उनके साथ साथ उनके उद्योग व्यवसाय का भी विस्तार हो रहा है, वहां की लॉ एंड स्थिति भी सुधर रही है।
बिहार भी अभी विकास के उसी पैदल पे खड़ा है और अगर नीतीश जी को बिहार का लॉ और ऑर्डर एकदम दुरुस्त करना है और विकास के सीढ़ियों को काफी तेजी से चढ़ना है तो बिहार को एक नए गृह मंत्री की जरूरत है। मैं ये बात आज से नहीं कर रहा हूं, करीब 2.5-3 साल से कर रहा हूं, लेकिन पहली बार मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात को जारी करने की कोशिश की है और मानता हूं कि नीतीश जी मेरी इस बात सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। हो सकता है तत्काल इस पर कोई निर्णय ना लें, लेकिन इस पर वो सोचेंगे तो जरूर। इस बारे में नीतीश जी से मेरी उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वे विकास पुरुष माने जाते हैं और अगर कोई ऐसी चीज है जो विकास की गति को और बढ़ाती है, एक प्रेरक का काम करती है, तो उसको करने में नीतीश जी कभी हिचकते नहीं है। और अगर एक नया गृह मंत्री विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो तो उसको भी नीतीश जी अपनाएंगे जरूर। अब इस विचार का विरोध करने वाले लोग कुछ कहते हैं कि अगर किसी राज्य में सत्ता के दो केंद्र बन जाएं, एक मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्री, तो वहां के कामकाज में भ्रम की स्थिति हो जाती है और अधिकारी ये सोचने लगते हैं कि हम किसके आदेश का पालन करें। वैसे तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन एक गृह मंत्री भी काफी पावरफुल होता है और उसकी बात भी काफी लोग मानते हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब किसी राज्य में गठबंधन की सरकार हो और वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो गठबंधन की सहयोगी दल को ये पोस्ट देना नहीं चाहती है और गठबंधन का सहयोगी दल भी ये नहीं चाहता कि गृह मंत्री का पद अलग से सृजित हो और वो सत्तारूढ़ पार्टी के पास हो और उसमें दो शक्तिशाली नेता बन जाए। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। कई मामलों में अगर गठबंधन के सहयोगी को गृह मंत्री का पद दिया जाता है तो उसका भी मान बढ़ता है और तब उस गठबंधन में सामंजस्य बढ़ता है। इसका एक उदाहरण मैं बताऊं कि जब पहले बाला साहब ठाकरे जिंदा थे और केंद्र में अटल और आडवाणी वाली भाजपा थी, तब जब महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार बनती थी तो हमेशा भाजपा के पास उप मुख्यमंत्री का पद और गृह मंत्री का पद होता था और इसी कारण से वहां पे भाजपा और शिवसेना गठबंधन काफी आसानी के साथ काम करता था और उनके बीच जो ट्रस्ट कोएफिशिएंट था वो काफी अधिक था। अभी तक बिहार में भाजपा ने कभी भी गृह मंत्रालय की जीत नहीं की है और वो उप मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्ट रही है। लेकिन आज न कल भाजपा के अंदर भी इस बात की इच्छा जगेगी और तब हो सकता है कि नीतीश जी और जदयू को तकलीफ हो, उससे पहले ही इस बात पे बैठकर सौहार्दपूर्ण विचार कर लेना अच्छा होगा। अब राजनीति से अलग हट के बात करें तो इस बारे में कई सारी व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। राज्यों में क्या होता है कि वहां का जो कार्मिक विभाग यानी कि पर्सनल डिपार्टमेंट होता है वो गृह मंत्रालय का ही अंग होता है और राज्य में जितनी तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, स्थानांतरण और तबादले होते हैं, वो इस कार्मिक विभाग के तहत ही किए जाते हैं और चूंकि यह गृह मंत्रालय के अंदर होता है तो इसका प्रभार सीएम के पास ही रहता है। अब तमाम राज्यों में ये ट्रांसफर और पोस्टिंग वाला जो मुद्दा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये माना जाता है कि जिसके हाथ में ये पावर रहेगी सत्ता का असल केंद्र वही रहेगा। तमाम राज्यों में जिस किसी के पास भी ट्रांसफर और पोस्टिंग की क्षमता होती है उस राज्य की पूरी ब्यूरोक्रेसी उसी के नियंत्रण में होती है और तमाम ऑफिसर उसका ही कहा मानते हैं। इसके अलावा अगर वहां का शासक अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए तैयार हो तो इस रास्ते से खूब सारा पैसा भी कमा सकता है और यही कारण है कि क्षेत्रीय दलों के जितने मुखिया जो स्वयं मुख्यमंत्री भी होते हैं वो कभी भी होम मिनिस्ट्री किसी हाथ में नहीं जाने देना चाहते ताकि उनके परिवार या सत्ता या कोalition में कोई दूसरा शक्ति केंद्र ना बने। अब नीतीश जी के मामले में ये मामला उल्टा है। वे ये पद किसी अन्य को इसीलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि इस पद का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, जिस तरह से इसके द्वारा सत्ता और पैसे की हड़प की जा सकती है, उसका अधिकार किसी और व्यक्ति के हाथ में हो। जब तक ये नीतीश जी के हाथ में रहता है तब तक मामला एकदम सुरक्षित बना रहता है और किसी तरह की गड़बड़ नहीं होती है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, नीतीश जी के लिए अपने किसी सहयोगी मंत्री पर विश्वास करना, खासकर आंख मूंद कर विश्वास करना काफी कठिन है और इसी कारण से वो गृह मंत्रालय जिसका कार्मिक विभाग सबसे महत्वपूर्ण है किसी और के हाथ में सौंपना नहीं चाहते हैं। इन सब बातों के बावजूद बिहार जैसा राज्य जिसकी आबादी लगभग 12 करोड़ है और जो दुनिया के कई अन्य देशों से बड़ा है, वहाँ एक गृह मंत्री का होना जरूरी है और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर गृह मंत्रालय किसी एक व्यक्ति के पास रहेगा तो मुख्यमंत्री के पास विकास के कार्यों पे अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इसके अलावा एक अलग से गृह मंत्रालय होना, एक अलग से गृह मंत्री होना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में ही भी काम करता है और अगर राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उस व्यक्ति पे सारा दोष डाला जा सकता है और जरूरत पड़े तो उसे हटाया भी जा सकता है। लेकिन अगर ये विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास होगा तो मुश्किल हो जाएगी और वैसी स्थिति में
सत्ता की छवि को बचाना, सरकार की छवि को बचाना, मुख्यमंत्री को छवि को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनके बचाव के लिए कोई ढाल बाकी नहीं रहेगी। अब इसी के बारे में बात करें तो बिहार के राजनीतिक क्षितिज पे एक नया खतरा भी उभर रहा है और बिहार में ऐसे कुछ शरारती तत्व हैं जो नीतीश सरकार को सत्ता में हटाने का अपना सपना टूट जाने के बाद काफी हताश महसूस कर रहे हैं। अब वो जानते हैं कि नीतीश सरकार के दोबारा से सत्ता में वापस आने के पीछे सुशासन यानी कि कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति बनाए रखने का जो उसका इंप्रेसिव रिकॉर्ड है वो एक बड़ा कारक रहा है और अब वे चाहते हैं कि इसी मुद्दे पे सरकार की बदनामी हो। हमने पिछले साल के लोकसभा चुनाव के बाद भी देखा था कि जब इन ऐसे तत्वों को लगा था कि राज्य में एनडीए की पकड़ मजबूत हो रही है तो उन्होंने हिंसक घटनाओं के जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी और इस साल के जुलाई अगस्त में तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उस समय नीतीश के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्थिति सुधरी, लेकिन आगे ये चीजें और भी खराब हो सकती हैं और वैसी स्थिति में अगर एक अलग गृह मंत्रालय होगा, एक अलग गृह मंत्री होगा तो चीजें एनडीए के लिए काफी आसान हो सकती हैं। यहाँ मैं ये साफ कर दूं कि अगर स्थिति 5 या 10 साल पहले की होती और मुख्यमंत्री नीतीश 60 या 62 साल के होते तब मैं ऐसी मांग नहीं रखता, लेकिन अब उनकी आयु 70 से पार चली गई है, 74-75 के आसपास हो गई है और बिहार जैसे राज्य में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों के कर्तव्यों का निर्वहन करना दिन प्रतिदिन उनके लिए कठिन होता जाएगा। उनकी शक्ति, उनकी मोबिलिटी, उनकी एजिलिटी कम होती जाएगी और इसके साथ ही उनको ये दो महत्वपूर्ण पोस्ट पे लगातार एक ही तरह की क्षमता के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे हालात के लिए एक नया गृह मंत्री नियुक्त करना तो जरूरी है। अब अगर जदयू को लगता है कि भाजपा के हाथों ये पद सौंप देने से उसकी ताकत कम हो जाएगी, सत्ता में उसकी भागीदारी कम हो जाएगी, तो जदयू ऐसा करे कि ये मंत्रालय अपने ही पास रख ले और अपने ही किसी सीनियर लीडर को इसकी जिम्मेदारी दे दे। वैसी हालत में भी तमाम कंट्रोल नीतीश के हाथ में रहेगा और बिहार को एक अलग गृह मंत्री भी मिल जाएगा। अगर बात सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए है तो उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि कार्मिक विभाग को एक अलग मंत्रालय का दर्जा दे दिया जाए और मुख्यमंत्री नीतीश उसको अपने पास ही रख लें। वैसी स्थिति में सिफारिशें गृह मंत्रालय से आएंगी, उसको इम्प्लीमेंट कार्मिक विभाग करेगा और कंट्रोल नीतीश कुमार के ही हाथ में रहेगा और उनके हस्ताक्षर से ही तबादले और स्थानांतरण की अंतिम सूची जारी होगी और इस तरह से उसमें जो भ्रष्टाचार होता है उस पर भी रोक लग जाएगी। लेकिन अगर इन सबसे भी आपत्ति है, इन सबसे भी जदयू और भाजपा का काम नहीं चलता है, एनडीए का काम नहीं चलता है, नीतीश का काम नहीं चलता है, तो ऐसे दो युवा ऊर्जावान नेता जो भाजपा से भी एक आ जाए और एक जदयू से भी आ जाए, उनको गृह मंत्रालय के अंदर स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया जाए, राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाए और उनको नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था पे अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहे और तमाम अन्य फैसले नीतीश कुमार स्वयं ले। अब अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नीतीश कुमार इन तीनों में से किसी भी उपाय पे अमल नहीं करते हैं, तो मैं यही मानूंगा कि नीतीश जी ने मेरी मांग ठुकरा दी है और अब वो राज्य के विकास के प्रति उतना चिंतित नहीं है जितना कि वे अपनी व्यक्तिगत सत्ता और सत्ता में भागीदारी को लेकर हैं। नीतीश जी ने पहले ऐसा कभी नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि उम्र के इस पड़ाव पे वे ऐसा करेंगे। तो मेरी पहली मांग के बारे में वो सोचेंगे, विचार करेंगे और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। नीतीश जी से मेरी दूसरी जो मांग है वो थोड़ी सरल और बहुत कम प्रॉब्लमेटिक है, इसमें ज्यादा समस्या नहीं है और सरकार इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकती है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव इस मामले में भी अभूतपूर्व रहा कि इस बार महिलाओं ने वहां बढ़ चढ़कर वोट किया और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में महिला मतदाताओं की ऊर्जावान भागीदारी ने ही एनडीए को इतना बड़ा जनादेश दिलाया। अब पिछले 3 विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं का वोटिंग परसेंटेज यानी कि मतदान में प्रतिशत हमेशा पुरुष मतदाताओं से ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक्चुअल नंबर्स यानी कि जितने महिला मतदाताओं ने वोट किया और जितने पुरुष मतदाताओं ने वोट किया उनमें भी महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ गई है और इस बार बिहार में 4 लाख ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट किया और इसी कारण से एनडीए को इतना बड़ा जनादेश मिला। तो अब जब मतदान की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी इतनी बढ़ चुकी है, इतने आगे जा चुकी है, तो सत्ता में भी उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए और इसके बारे में भी नीतीश और एनडीए सरकार को विचार करना चाहिए। अब अगर वर्तमान कैबिनेट की बात करें जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं और जिसकी जगह जो नया मंत्रालय शपथ ले लेगा उसमें सिर्फ 3 महिला मंत्री थी और वो राज्य के टोटल कैबिनेट का लगभग 10% ही भरती थी। अब जैसे कि तमाम सूत्रों से खबर आ रही है
इस बार बिहार में 5 महिला मंत्री बनाए जा सकते हैं और तब राज्य कैबिनेट में उनकी भागीदारी बढ़कर 15% के आसपास हो जाएगी, जो लगभग केंद्र सरकार में जितनी भागीदारी महिलाओं को मिली है उसके बराबर ही होगी। और अन्य राज्य सरकारों की कैबिनेट में जितनी महिला मंत्री हैं उसके भी लगभग बराबर ही होगी। लेकिन बिहार को उससे आगे जाने की जरूरत है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट जितना आगे बढ़ चुका है, महिला का सशक्तिकरण जितना आगे बढ़ चुका है, महिलाओं का राजनीतिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन जितना आगे बढ़ चुका है, तो बिहार को इससे आगे सोचने की जरूरत है। इस बार के चुनाव में महिला मतदाताओं की बढ़ी चढ़ी भागीदारी का ही परिणाम है कि एनडीए के टिकट पे लगभग 26 महिलाएं चुनकर आई हैं। और अगर राज्य मंत्रिमंडल में लगभग 11 महिलाओं को मंत्री बना दिया जाता है, जो एक आदर्श स्थिति होगी और मेरी सबसे बड़ी मांग की पूर्ति करेगी, तो वैसी संख्या में बिहार के राज्य मंत्रिमंडल में लगभग 30% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएगा, जो अपने आप में अभूतपूर्व होगा। हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें कठिनाई है, लेकिन अगर 9 मंत्री भी शामिल कर लिए जाते हैं, 9 महिला मंत्री भी शामिल कर लिए जाती हैं, तो राज्य के कैबिनेट में उनकी भागीदारी लगभग 32% के आसपास हो जाएगी और वो भी एक काफी अच्छी स्थिति होगी, अन्य राज्यों और केंद्र सरकारों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति होगी। और तब हम सब इसके लिए नीतीश कुमार की सराहना कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्य मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या 7 से कम रह गई, यानी कि राज्य कैबिनेट का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 20% से भी कम रह गई, तो वैसी स्थिति में हम सबको निराशा होगी। और तब मैं ये मानूंगा कि नीतीश जी ने और एनडीए ने मेरी ये मांग भी ठुकरा दी है, और वैसी हालत में भी मुझे इस सरकार से बहुत निराशा होगी। अगर इस मामले में भी मुझे नीतीश जी से एक अच्छा फैसला लेने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है, राजनीतिक विरासत है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण पर ही आधारित है। और पिछले 20 सालों से उन्होंने लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। अब अगर इसकी परिणति वो महिलाओं को सत्ता में ज्यादा भागीदारी देने के साथ ना करें, सब बिहार के सत्ता शीर्ष पे महिलाओं का जो प्रतिशत है वो ना बढ़ सके, तो ये जो लेगेसी है वो अधूरी रह जाएगी। और नीतीश नहीं चाहेंगे कि वो इस लेगेसी को अधूरा छुएं, और हम तो कतई नहीं चाहेंगे कि ये लेगेसी अधूरी ही रह जाए। तो इसके अलावा मेरी कोई मांग नहीं है। बॉलीवुड के शब्दों में कहें तो मैं ज्यादा नहीं मांगता। और अगर नीतीश हमारे इन 2 मांगों को ही मान ले, या इनमें से किसी भी एक को मांग को मान ले, तो अगले कई सालों तक मैं एक बार फिर से नीतीश का शुक्रगुजार रहूंगा। तो आज के द पॉलिटिकल प्लॉट में इतना ही। बिहार चुनाव के इस चुनाव परिणाम के तमाम कोणों की हम जांच कर रहे हैं, तमाम एंगल की समीक्षा कर रहे हैं, और हम ऐसे कई सारे फैक्ट्स आपके सामने लेकर आएंगे आने वाले वीडियोज में, जिससे आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। और इस चुनाव के बारे में विपक्षी द्वारा जितने राजनीतिक भ्रम पैदा किए जा रहे हैं उसको भी दूर करने में हम सफल होंगे, या ऐसा करने में हम कामयाब होंगे, इसकी हम उम्मीद करेंगे। तो ऐसे ही और खबरों के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsplot.co.in पे, और आने वाले वीडियो तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।